Assalamu alaikum students. In the last lecture we were discussing about some basic concepts जो कि हमारे पास ऊप के अंदर जो है वो हम डिस्कस करते हैं. उसमें हमने डिस्कशन की इनहेरिटेंस की, उसके अलावा हमने उसके डिस्कशन की अबाउट एब्स्ट्रैक्शन जहाँ पे हम डेटा को हाइड करते हैं. So today we will be extending our discussion और हम कुछ मज़ीद जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ होते हैं उनके बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद हम इनको डिटेल में पूरे कोर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे. जो टॉपिक या जो कंपोनेंट हमने डिस्कस किए थे ऊप में, उन्हीं में से एक कंपोनेंट है अबाउट इनकैप्सुलेशन. So before we discuss specifically what is encapsulation in object-oriented programming, let me give you an example और उसके थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. If you remember, हमने इनिशियली बात जब की थी, जब एग्जाम्पल दी थी ह्यूमन एनाटमी की, तो उसमें हमने ये कहा था कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और उनसे एसोसिएटेड कुछ फंक्शंस हैं. और फिर लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ यू कैन सी इन द स्लाइड कि हमारे पास कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जिनको हम प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं या डेटा भी कह सकते हैं और उनसे एसोसिएटेड कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ आई कंसिडर द बॉडी पार्ट लाइक हैंड्स, from the hands we know कि जी they have some functionality of holding different objects. इसी तरीके से if you consider कि जी जो feet हैं, from the feet you can walk, with the eyes we can see, and the heart has a functionality to pump our blood throughout the body. So it means कि we have some body parts, या मैं इसको properties कह लेता हूँ या मैं इसको data भी कह सकता हूँ. तो basically every data, every body part or every property in the class will have some functionalities, some functions. और जब हम जो binding property है, for example when we say कि जी किसी body part का function क्या है, so basically what we are trying to do, we are trying to relate or we are trying to bind the property of that particular body part. तो जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बेसिकली वी आर डूइंग द सेम थिंग कि हम डेटा मेंबर्स, यहाँ अब बॉडी पार्ट्स के बजाय हम उसको डेटा मेंबर्स कह सकते हैं. यानी हमारा जो डेटा है, वेरिएबल्स हैं, इंटीजर ए हो गया, इंटीजर बी हो गया, डबल टाइप का वेरिएबल, किसी भी टाइप का जो वेरिएबल है उसको हम डेटा कहेंगे. जब हम किसी वेरिएबल को बाइंड करते हैं उसके फंक्शन के साथ कि वो वेरिएबल किसी अगर फंक्शन के अंदर यूज हो रहा है, so that is basically the binding property with function. So that concept in object oriented programming is called encapsulation. तो इस concept को हम encapsulation कहते हैं. So overall how we do this encapsulation in object oriented programming, तो अगर आपको याद हो हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कशन की थी, हमने बेसिकली क्लास के अंदर हमने डेटा मेंबर्स भी डिफ़ाइन किए थे, हमने बॉडी पार्ट्स कह लें उसको, और हमने उनकी फंक्शनैलिटीज़ यानी फंक्शंस भी डिफ़ाइन किए थे. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्लास के अंदर डेटा को उनके फंक्शंस के साथ बाइंड करते हैं और बताते हैं कि कौन से मेंबर्स जो हैं या कौन सा जो डेटा है वो किन फंक्शंस के अंदर यूज़ किया जा रहा है. So this is basically the concept of encapsulation. जब हम क्लास बनाना शुरू करेंगे तो in that discussion we will be understanding it more कि किस तरीके से हम basically data define करने के बाद उसको different functions के अंदर use करते हैं. So in the last स्लाइड वी डिस्कस कि जी इनकैप्सुलेशन जो है वो बाइंडिंग ऑफ प्रॉपर्टीज़ विद फंक्शंस कहलाता है. और एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड के वी हैव अ क्लास जिसका नाम ह्यूमन बीइंग है
और इस क्लास के अंदर कुछ बॉडी पार्ट्स हैं और कुछ बॉडी के फंक्शंस हैं। अब व्हाट डू वी मीन बाय इनकैप्सुलेशन कि यहाँ पे हमारे पास जो बॉडी पार्ट्स हैं ये हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि दीज आर द डेटा, जस्ट लाइक वी यूज टू से कि इंटीजर ए कैरेक्टर टाइप का डेटा हो सकता है, डबल हो सकता है, फ्लोट हो सकता है। देयर आर सेवरल डेटा जो कि हम इस क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। अब वो डेटा जो है वो किसी न किसी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि उस क्लास का ही फंक्शन होता है, उस क्लास के अंदर ही डिफाइन होगा, क्लास के बाहर नहीं होगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव सम डेटा एंड विद दैट वी हैव सम फंक्शंस, और उन फंक्शंस के अंदर वो जो डेटा हमने क्लास के अंदर डिफाइन किया है वो इस्तेमाल किया जाएगा। सो बेसिकली दिस बाइंडिंग ऑफ प्रॉपर्टीज विद फंक्शन, यानी डेटा का फंक्शंस के साथ बाइंड करना क्लास के अंदर, नॉट आउटसाइड द क्लास, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। So moving on further, we will be discussing more about encapsulation, but before that हम ये देखते हैं कि हमने इससे पहले डिस्कशन की थी कि वेरिएबल्स की जो विजिबिलिटी है हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर उस विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एक्सेस मॉडिफायर्स, कि जहाँ पे एक वेरिएबल या एक फंक्शन की विजिबिलिटी को कंट्रोल किया जाता है कि वो कितना विजिबल होगा टू द अदर फंक्शंस या अदर क्लासेस। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। तो उसमें बेसिकली जब हम भी बात करते हैं कि कोई भी डेटा या कोई भी फंक्शन आउटसाइड वर्ल्ड को किस हैसियत में विजिबल है, कि लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो हमने एक डिस्कशन की थी अबाउट द डेटा ऑफ एनी यूनिवर्सिटी और एनी डिपार्टमेंट, या किसी स्टूडेंट का अगर डेटा है तो उसकी विजिबिलिटी के डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं। और उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमने उसे कनेक्ट किया था कि कुछ डेटा जो है वो प्राइवेट हो सकता है टू एनी स्टूडेंट, और वही डेटा शायद पब्लिक कंसिडर किया जाएगा टू हिज कोर्स टीचर और द डिपार्टमेंट। तो इन द अपकमिंग लेक्चर्स वी विल आल्सो बी डिस्कसिंग अबाउट एक्सेस मॉडिफायर्स, के जहां उसकी 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि एक डेटा या फंक्शन को हम प्राइवेट भी डेटा कह सकते हैं, उसको हम पब्लिक डेटा भी कह सकते हैं, और उसको प्रोटेक्टेड डेटा भी कह सकते हैं। ये 3 कैटेगरीज होंगी। तो बेसिकली this data hiding is somehow leads us towards the concept of encapsulation. Another important topic that is most commonly used in object oriented programming is polymorphism. So basically when we talk about polymorphism in literal meaning we may say कि जी the thing which has many forms. पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में हमने डिस्कस किया था, फंक्शन ओवरलोडिंग का। बेसिकली फंक्शन ओवरलोडिंग इज समथिंग इन विच वी नो कि हम एक फंक्शन का एक नाम लिखकर उसकी जो डेफिनेशन है, उसकी जो डिटेल है वो डिफरेंट कर सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक कोड बनाता हूँ और उस कोड में मैंने 2 इंटीजर या 2 रियल वैल्यूज़ को ऐड करना है, तो वहाँ पे मैं ऐड का जो फंक्शन बनाऊँगा तो मैं उस ऐड के फंक्शन के अंदर बेसिकली 2 नंबर्स को ऐड करूँगा। और जब मैं फंक्शन ओवरलोडिंग की बात करता हूँ तो ऐड के नाम का एक और फंक्शन भी बनाया जा सकता है कि जिसमें हम उस ऐड के दूसरे फंक्शन के अंदर कुछ पहले फंक्शन से के मुकाबले में कुछ चेंजेस रखते हैं, या तो उसके इनपुट पैरामीटर्स चेंज होते हैं या फिर उसके आउटपुट पैरामीटर में फ़र्क होता है और उसकी डेफिनेशन में भी डिफरेंस होता है। सो बेसिकली इन पॉलीमॉर्फिज्म में जो ये टॉपिक है, ईदर वी यूज़ डिफरेंट प्रोसेस फॉर इट और यूज़ डिफरेंट पार्ट्स टू डू इट। सो
पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर बेसिकली वी विल बी स्टडिंग फंक्शन ओवरलोडिंग, operator overloading, and there is another branch of polymorphism that we call overriding. So basically I would recommend you to watch my lecture on function overloading in the programming fundamental section to get the idea कि जी किस तरीके से हम फंक्शन को ओवरलोड करते हैं और वहाँ पे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जब भी हम फंक्शन को ओवरलोड करते हैं जिसमें ख़ास ख्याल रखना होता है कि जहाँ पे कोई एक डिफरेंस एग्जिस्ट करता हो, या तो उस फंक्शन के इनपुट पैरामीटर्स में डिफरेंस होगा, नंबर ऑफ़ इनपुट पैरामीटर्स में डिफरेंस होगा, या तो उनकी डेटा टाइप्स में होगा, और या फिर उसकी रिटर्न टाइप में होगा। तो ये तमाम डिफरेंसेस हम मज़ीद आगे भी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का भी पार्ट है। इसी के साथ साथ हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम जो डिस्कशन करेंगे कि अगर तो मैं एक हमें पता है कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, यूनरी ऑपरेटर्स हैं, और बाइनरी और यूनरी ऑपरेटर का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि बाइनरी का मतलब 2, तो इसका मतलब है कि वो ऑपरेटर जो दो जिनको ऑपरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी प्लस इज़ अ बाइनरी ऑपरेटर, प्लस का साइन उसको दो ऑपरेटर्स की ज़रूरत है ए और बी, ताकि उन ए और बी को ऐड किया जा सके। इसी तरीके से जो प्लस प्लस का साइन है, आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में वी हैव डिस्कस दिस पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स ऑपरेटर, प्लस प्लस का साइन है, माइनस माइनस का साइन है, इसको बेसिकली एक ऑपरेंट की ज़रूरत है, यानी एक्स प्लस प्लस, यहाँ कोई दूसरा ऑपरेंट मौजूद नहीं है। तो जब भी हम ऐसे ऑपरेटर्स की बात करते हैं कि जिनको सिर्फ एक ऑपरेंट की ज़रूरत है, वो कहलाते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर चाहे यूनरी हो या बाइनरी हो, हम उसको भी ओवरलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट डू वी मीन बाय ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, और जब हम पॉलीमॉर्फिज्म के टॉपिक को डिस्कस करेंगे वहाँ पे इसको हम मज़ीद डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि यू हैव 2 रियल नंबर्स और आपने एक प्रोग्राम बनाना है कि जो 2 रियल नंबर्स को ऐड कर सके, यानी वी हैव 2 नंबर्स, लेट्स से 2 इंटीजर्स x and y, and I want you to make a function, or I want you to add these two x with y. So it's very straightforward. Compiler know कि जी अगर x को y से ऐड करना है या इन दोनों को प्लस करना है, तो you have to use this operator which is plus operator. Let's say if I'm saying कि you have now 2 complex numbers. Now you know कि जी real numbers में तो you have only one single value, one real value. लेकिन जब हम बात करते हैं complex numbers की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। एंड यू नो कि हाउ टू ऐड दीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट से ऐड होगा और इमेजिनरी जो है वो इमेजिनरी से ऐड होगा। बट हाउ आई विल टेल माई कंपाइलर कि जी प्लस का साइन जो है अगर मैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने के लिए यूज़ करूँगा, तो आई नीड टू redefine that plus sign, कि वो प्लस साइन उसको पता तो है कंपाइलर को कि 2 अगर रियल वैल्यूज़ हैं तो वो किस तरह ऐड होंगी, लेकिन उसको ये नहीं पता कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स मुझे मिल रहे हैं ऐड करने के लिए, तो वहाँ पे इनका एडिशन किस तरीके से होगा। सो दैट वी कैन डू बाय ओवरलोडिंग दैट प्लस साइन। और ये हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग की जब डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे किस तरीके से ऑपरेटर्स को ओवरलोड किया जाता है और किस तरीके से फंक्शंस को भी ओवरलोड किया जाता है। सो नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म बाय कंसिडरिंग द सेम एग्जांपल ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, कि जहाँ पे हमने ये डिस्कशन की थी कि वी हैव सर्टेन बॉडी पार्ट्स एंड फॉर दैट बॉडी पार्ट्स वी हैव सम फंक्शंस।
या अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करूं तो हमने बॉडी पार्ट्स को कहा था कि ये डेटा मेंबर्स हैं, यानी डेटा की फॉर्म में है। एक्स इंटीजर एक्स है, इंटीजर वाई है, डबल का कोई वेरिएबल है, डबल टाइप का कैरेक्टर कोई वेरिएबल है। तो वी हैव सम डेटा और उस डेटा से एसोसिएटेड कोई फंक्शनैलिटी है। तो बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म वी कैन ईजीली सी के वी नो के अगर मैं ह्यूमन एनाटॉमी की एग्जांपल लूँ तो ह्यूमन बीइंग क्लास के अंदर आई हैव सम प्रॉपर्टी या आई हैव सम बॉडी पार्ट विच इज़ हैंड। नाउ वी आर सीइंग के if I want to achieve some functionality from this body part, we discussed before that we can hold some objects. Just similarly, we have some body part which are our feet, and from feet we can walk around. So basically when we talk about polymorphism, we know that a human can walk through feet, but इज इट पॉसिबल, इज इट ऑल्सो पॉसिबल कि जी पैरों से तो चल सकते हैं लेकिन शायद हाथ भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इट्स नॉट अ गुड वे ऑफ वॉकिंग एक्चुअली, बट स्टिल वन कैन वॉक विथ हैंड्स अपसाइड डाउन। सो द थिंग इज के इफ वी हैव सम डेटा एंड वी ट्राई टू हैव सम फंक्शनैलिटी, अब वो जो फंक्शन है बेसिकली वॉकिंग का जो फंक्शन है उसकी एक से ज़्यादा डेफिनेशंस हैं, एक से ज़्यादा उसके मीनिंग्स हैं। सो इन दिस वे वी कैन रिलेट दिस concept of polymorphism with the human anatomy. So similarly when we discuss about the concept of overriding in polymorphism, इसको भी अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें कि we have a function basically. Let's say for example if we are seeing कि someone is walking, so ultimately जो जहन में एक चीज़ आती है वो ये कि if someone is walking he would be walking in a proper way, like walking in the forward direction. ठीक है, जिस तरह में स्क्रीन में भी शो हो रहा है कि if I'm saying about walk it means someone is walking with the normal walking forward direction में. But this definition, this explanation of walking will also be valid if someone will be walking facing to the backward direction or the other direction, यानी वो उल्टा चल रहा हो अगर. So both the definitions of walking are valid basically. जो जनरल वे में जो अंडरस्टैंडिंग है when we talk about walking, we know कि जी if someone is saying walking it means कि he or she will be moving in the forward direction. But somewhere in the code if we want to redefine or we give more meaning to this walking, we can also say कि someone may walk in the backward direction. Although this is not the proper way of walking, but still जो वॉकिंग का फंक्शन है हम उसके जो डिफ़ॉल्ट मीनिंग हम परसीव करते हैं या डिफ़ॉल्ट जो डेफिनेशन वॉकिंग की हमें पता है उसके अलावा भी हम उसको कुछ और मीनिंग दे सकते हैं. वी कैन ऐड मोर मीनिंग टू दैट डेफिनेशन ऑफ वॉकिंग. सो basically this is the concept in polymorphism which we call overriding, कि जहाँ पे एक आपने definition दी हुई है एक function की and then you try to again give more meaning or try to redefine जो आपने definition से पहले दी है उसको दोबारा से redefine करने की कोशिश करते हैं. So this concept of polymorphism is known as overriding in C++. So the last topic that we will be getting to know is exception handling. Exception handling is one of the most important elements that we get in object-oriented programming. Basically, before we start what is exception handling,
it is important to understand के what are the different types of errors in programming. You may know कि आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में देखा होगा कि एक एरर जब किसी स्टेटमेंट के लिखने का एक तरीका है, जब भी हमें पता है कि हमने लाइन को टर्मिनेट करना है, वी हैव टू यूज़ द सेमीकोलन. If someone is not putting that semicolon, the compiler will generate an error. इसी तरीके से जो for loop लगाने का तरीका है या while loop लगाने का तरीका है, if you are not following that pattern or that you can say syntax, तो वहाँ पे compiler जो है compilation time पे एक error generate करता है, which is that you are not following the default procedure, या जो आपके पास इस स्टेटमेंट को लिखने का तरीका है, यू आर नॉट फॉलोइंग दैट वे, तो वहाँ पे कंपाइलर आपको सिंटैक्स एरर जनरेट करके देगा. सिमिलरली देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ एरर विच आर कॉल्ड लॉजिकल एरर्स, जो कि प्रोग्राम में लिखने में कोई मसला नहीं होता, आपने तमाम कमांड सही लिखी होती हैं, सब कुछ सही लिखा होता है, लेकिन आप कोई ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से कंपाइलर आपको कोई एरर नहीं देता, लेकिन जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो अचीव नहीं होता. लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ वी कंसिडर कि जी हमें जो है वो टेम्परेचर कन्वर्ट करना है सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट, तो जो फॉर्मूलेशन है, अगर मैं उस फॉर्मूलेशन में कोई वैल्यू चेंज कर देता हूँ, तो ये जो डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर कन्वर्जन का जो फार्मूला है, उस फार्मूले में मैं अगर कोई ऐसी चीज़ कर देता हूँ कि जिसकी वजह से जो कन्वर्जन है वो सही तौर पे नहीं होती, तो उस केस में बेसिकली वी विल गेट द आउटपुट, हमें आउटपुट तो मिलेगा लेकिन जो करेक्ट आउटपुट है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने फॉर्मूलेशन में कोई मिस्टेक की हुई है. So that is why basically these logical errors are very difficult to identify in the programming code. Syntax error का we know कि जी अगर आप syntax को follow नहीं करेंगे, जिस तरह कमांड आपने लिखनी है, स्टेटमेंट लिखनी है, तो कंपाइलर तो उसमें एरर दे देगा, लेकिन वो पॉइंट्स या वो एरर्स के जहाँ पे यू डोंट नो एग्जैक्टली, यू नो कि जी आउटपुट तो ये वो नहीं है जो मुझे डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए था, but there is some error. So these type of errors are called logical error, and these type of errors are very difficult to identify or remove. So uski troubleshooting as compared to the syntax error is very difficult. So talking about these type of logical errors, कि let's say for example या run time पे जो errors मिलते हैं, let's say let me give you another example कि हमने दो values को divide करने का एक प्रोग्रामिंग कोड बनाया. अब उस प्रोग्रामिंग कोड के अंदर यूज़र से जो है वो दो वैल्यूज़ इनपुट ली जा रही हैं. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने पहली वैल्यू एंटर की कोई रियल वैल्यू, और दूसरी वैल्यू जब उसने एंटर करनी थी तो उसने वहाँ पे 0 एंटर कर दिया. सो यू नो कि व्हेन समथिंग विल बी डिवाइडेड बाय 0 दैट विल गो टू इन्फिनिटी. So here there will be a problem in the output, and at that time आपका जो कोड है वो abnormally behave करेगा and somehow it will terminate. इसी तरीके से कोई ऐसी वैल्यू एंटर कर देना कि जो let's say for example if you are implementing some loop, तो वहाँ पे कोई आपने ऐसी वैल्यू एंटर कर दी है जो कि लूप को इनफाइनाइट टाइम्स तक लेके जा रहा है, ये कंडीशन जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स तक लेके जा रही है, तो दे आर द यू कैन से दीज आर द अननेसेसरी इश्यूज, यानी ऐसे प्रॉब्लम्स या एरर्स हैं या ऐसी एक्सेप्शंस हैं जिनको हैंडल करना बड़ा ज़रूरी है. सो इन ऑर्डर टू कोप अप और इन ऑर्डर टू ओवरकम दीज टाइप ऑफ एक्सेप्शंस, we use this discussion of exception handling, कि किस तरीके से कुछ ऐसे unresolved exceptions कि जिनके थ्रू रन टाइम पे एरर जनरेट होने के चांसेस हैं, you must make your program
or your code powerful enough to handle those exceptions and not only to handle but to respond. कि लेट्स से जो मैंने इससे पहले डिवाइड की एग्जांपल दी आपको, उस डिवाइड की एग्जांपल में बेसिकली इफ समवन ट्राइज टू एंटर ज़ीरो इन द डिनोमिनेटर वैल्यू, तो वहाँ पे कंपाइलर को या आपके कोड को एक एक्सेप्शन थ्रो करनी होगी कि आपके प्रोग्राम के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी हो कि आपको पता है कि जब ज़ीरो वैल्यू एंटर की जाएगी तो वहाँ पे जो एरर हो आ सकता है रन टाइम पे, तो उसको अवॉइड करने के लिए व्हेनेवर द यूज़र विल बी पुटिंग ज़ीरो वैल्यू, तो एक एक्सेप्शन रेज हो और उसको किस तरीके से हैंडल करना है कि आप उस यूज़र को इस चीज़ पे फोर्स करें कि वो ज़ीरो वैल्यू डिनोमिनेटर पे एंटर ना करे, और जब तक वो एंटर करता रहेगा उस वक्त तक कोड आपको आगे नहीं जाने देगा, और जब आप कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू ऐड डिनोमिनेटर में डालेंगे तब वो आपको आउटपुट देगा। इसका फ़ायदा क्या है कि हमारे पास जो एबनॉर्मल बिहेवियर है, प्रोग्राम जिस कंडीशन में एबनॉर्मली बिहेव करता है, उसको हम यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं थ्रू दिस डिस्कशन ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो finally we have concluded this overview of object oriented programming, जहाँ पे हमने इनिशियली जो है वो ये देखा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं, अनस्ट्रक्चर्ड, प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में हमने डिस्कस किया, और फिर हमने देखा कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और आफ्टर देन वी सी के जी हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हमने पॉलीमॉर्फिज्म की बात की, हमने एब्स्ट्रैक्शन की बात की, हमने जो है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात की, और उसके साथ साथ हमने इनहेरिटेंस को भी देखा कि इनहेरिटेंस क्या होती है। तो बेसिकली दीज आर द कॉन्सेप्ट्स के जिनके अराउंड ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो काम कर रही होती है, बाय मेकिंग यूज़ ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। इन द अपकमिंग लेक्चर्स वी विल बी स्टार्टिंग और वी विल बी गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ क्लासेस, कि क्लासेस क्या होती हैं, क्लासेस किस तरीके से क्रिएट की जाती हैं, किस तरीके से जब हम क्लास को डिफ़ाइन करते हैं, और उसके अलावा डेटा टाइप्स किस तरीके से डिक्लेयर की जाती हैं क्लास के अंदर, और उसी तरीके से फंक्शंस कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, और उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं। ये तमाम डिस्कशंस जो है वो अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर का हिस्सा होगी। So thank you very much for your time and listening to the lecture. Hopefully see you in the next lecture. Thank you.